गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो फाइल हम शुरू किया था वो था हेमिकोर्डेटा, और उसके बारे में सिर्फ हमने कुछ एक दो पॉइंट ही समझे थे। उसने हमने उसका हिस्टोरिकल पोर्शन समझ लिया था कि हेमिकोर्डेटा को हेमिकोर्डेटा क्यों कहते हैं, और इसके बाद हमने ये बात समझ ली थी कि भाई जो हेमिकोर्डेटा है उसका जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो है ब्लेनोप्रोसेस। हमें उसका स्ट्रक्चर भी देखना है आज। तो स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले मैं कुछ हम लोग उसके जनरल फीचर्स को पहले स्टडी कर लेते हैं और फिर ब्लेनोक्लोसस के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं फीचर्स ऑफ हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा के कुछ फीचर्स को समझते हैं। अगर जो हम हेमिकोर्डेटा की बात करेंगे तो इसमें जो एनिमल्स हैं वो सब कैसे होते हैं, वो सब शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि दे शो बायलैटरल सिमेट्री। ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। दूसरी बात, इसमें जो एनिमल्स हैं ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है। एक्सक्रीशन इज takes place by proboscis gland, proboscis ग्लैंड होती है इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, एंड साथ में इनमें एक्सक्रीशन के लिए कुछ में ग्लोमेरुलस के द्वारा भी एक्सक्रीशन हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो एनिमल्स आते हैं ये मैराइन वॉर्म होते हैं। दे इंक्लूड मैराइन वॉर्म लाइक एनिमल। ठीक है। और अगर जो रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन कैसे होगा इनमें, तो दे शो रेस्पिरेशन बाय गिल्स। ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन देखेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट देखोगे तो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की वजह से क्या करते हैं, ये लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस लार्वा कॉल्ड, और इनके लार्वा को क्या बोला जाता है, कॉल्ड टोरनेरिया लार्वा। ये टोरनेरिया लार्वा बनाते हैं, ये याद रखेंगे। तो ये हमने जनरल फीचर समझ रही है हेमिकोडेटा के। अब ये सारी बातें तो हमने क्लियर कर ली। अब हम इसके बाद बेलेनोग्लॉसस का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो अब हम चलते हैं बेलेनोग्लॉसस के स्ट्रक्चर की तरफ। तो सर आप इरेज मत करना इसे एक बार। ओके, सभी इसको नोट कर लीजिए, और जैसे ही आप लोग नोट कर लें तो आप बता दीजिएगा, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। सर आपने इस टॉपिक से पहले कोई और टॉपिक करवाए थे इस क्लास में? जी नहीं, बस यहीं से शुरुआत करी है। ओके सर, हो गया। ओके, तो आप सभी ने ये नोट कर लिया है। अब हम लोग बेलेनोग्लॉसस की बात करेंगे। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको एक एग्जांपल बताया था इसका, जो एनिमल है बेलेनोग्लॉसस, उसके स्ट्रक्चर को हमें समझना है। तो हेमिकोडेटा में हमारे पास आता है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस, और इसकी खास बात यह है कि ये कनेक्टिंग लिंक है।
connecting link between non-coordinates and coordinate। ये नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स के साथ कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। विलेनो-क्लॉसियस के हम यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोबोसिस। ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये कहलाता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड देखी जाती हैं, कंटेन ग्लैंड, और उन ग्लैंड का नाम क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड। और फंक्शन इसका अभी हमने पिछले अभी लिखा है कि प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इसके अलावा इसके नीचे, प्रोबोसिस के ठीक नीचे, प्रोबोसिस के नीचे जिसमें जो स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, ये इसके कॉलर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये बन गया इसका कॉलर, ये कहलाता है, दिस इज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉलर की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पार्ट है, ये होगा इसका कॉलर। और कॉलर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा जाएगा, और एक यहाँ पर भी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहेगा। इसे बोलते हैं कॉलेरेट्टी, ठीक है, कॉलेरेट्टी। फिर कॉलर से आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें कर्व शेप का ये स्ट्रक्चर रहेगा। और ये जो रीजन रहेगा, यहाँ वाला ये जो एरिया रहेगा, इसमें क्या होगा, बीच में से यहाँ पर एक रिजिस निकलेगी, एक लाइन निकलेगी, जिसे हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक थिनर लाइन होगी ये, और इस थिनर लाइन को बोलते हैं हम लोग, ये बिल्कुल बीचों बीच है, दिस इज कॉल्ड मिड डॉर्सल, और ये डॉर्सल साइड पर रहेगा रिज। अच्छा, आप लोगों को ये तो बिल्कुल क्लियर होगा ना, डॉर्सल साइड कौन सी होती है, वेंट्रल साइड कौन सी होती है। अपनी बॉडी की अगर बात करेंगे तो जो हमारा आगे वाला पोर्शन है, जिसमें हमारा चेस्ट होता है, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा वेंट्रल साइड होता है। और जो हमारा बैकबोन जहाँ होता है वो डॉर्सल साइड रहता है, और जहाँ रिब्स हैं साइड में, उन्हें हम लेटरल साइड बोलते हैं, ठीक है। तो मिड डॉर्सल साइड में, यानी कि मिड डॉर्सल रिजेस देखे जाएंगे, ये कहाँ होंगे, ये डॉर्सल साइड में रहेंगे। इसमें जो ऊपर वाला एरिया है, ये इस ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांचियल रीजन। इसे ब्रांचियल रीजन बोला जाता है। और इस ब्रांचियल रीजन को इस तरीके से इस पर एक कवरिंग देखी जाती है।
ठीक है। इस ब्रांचियल रीजन में यहाँ पर कुछ पोर्स देखे जाते हैं, और इन पोर्स को बोला जाता है गिल्स पोर। ठीक है, जो कि किस लिए होंगे, जो कि इसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसमें दोनों साइड में, जो ये आपको साइड लाइन दिखाई दे रही हैं, या इस कलर से डालते हैं, यहाँ पर ये इसका कनेक्शन रहेगा। और ये जो कनेक्शन है इसे हम बोलते हैं डॉर्सली, ये भी डॉर्सल साइड पे है, डॉर्सली कर्व जेनाइटल पार्ट, डॉर्सली कर्व जेनाइटल पार्ट है ये इसका। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद इसमें नीचे कुछ स्पेशल सेल्स देखी जाती हैं यहाँ पे, और ये मिलकर कुछ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये कहलाती हैं हिपैटिक सीका। और ये जो एरिया है जहां पर हिपैटिक सीका देखा जा रहा है, इस एरिया को बोलते हैं हिपैटिक रीजन। फिर ये हिपैटिक रीजन आगे बढ़ेगा ऐसे ही, और ये कहलाएगा हिपैटिक रीजन के बाद वाला एरिया, तो इसको बोलेंगे पोस्ट हिपैटिक रीजन। और ये जो ओपनिंग रहेगी सिर्फ सर जी सर हिपैटिक हाँ, रीजन कौन सा है? ये वाला जहां पर हिपैटिक सीका देखे जा रहे हैं। ये रेड रेड सेल ये वाला? रेड सेल तो हिपैटिक सीका है, और जिस एरिया में ये है उसे हिपैटिक रीजन बोलेंगे। ये पूरा एरिया है ये, और ये पोस्ट हिपैटिक रीजन कौन सा है? जो हिपैटिक रीजन के बाद वाला होगा ये वाला। इसमें सेल है? इसमें अलग सेल होंगे लेकिन हिपैटिक सीका नहीं होंगे। ठीक है, तो और ये हो गया इसका एनस, जहां से वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। तो इसकी बॉडी में हमें मेन 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी बॉडी की बात करेंगे तो आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो ये मिला आपको प्रोबोसिस, दूसरा पार्ट होता है कॉलर, कॉलर के बाद जो तीसरा पार्ट है कंप्लीट एनस तक, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है, बॉडी में 3 पार्ट हैं। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर, तीसरा है ट्रंक। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया बेलेनोग्लोसस का। ये बहुत ही कैसा होता है, इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी सॉफ्ट, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है एंड फ्रेजाइल होती है, ब्रेक हो सकती है, ये हल्के से डैमेज से भी ब्रेक हो सकती है। तो ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ लिया बेलेनोग्लोसस का। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, और इसको ड्रॉ करते ही जो आपका हेमिकोर्डेटा फाइलम है वो भी कंप्लीट होता है। और हेमिकोर्डेटा कंप्लीट करने के बाद अब हम लास्ट फाइलम शुरू करेंगे, और वो है कोर्डेटा। तो इसे बना लीजिए, फिर हम कोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए ये सभी ने ड्रॉ कर लिया है। यस सर। ओके, तो इसको ओके अब सर। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और नए फाइलम की तरफ चलते हैं जो कि है कोर डेटा। लास्ट फाइलम है कोर डेटा, बहुत एडवांस है और उसके बारे में हमको समझना है। तो अब हम शुरू करते हैं। कोर डेटा, कोर डेटा की अगर हम बात करेंगे, ये है हमारा लास्ट फाइलम, फाइलम कोर डेटा। यहाँ लिख देते हैं फाइलम कोर डेटा। फाइलम कोर डेटा की अगर बात करेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसमें आप दो वर्ड देख रहे हैं, एक तो है ये कोरडा प्लस एटा। कोरडा और एटा से मिलके बना है कोर डेटा। कोरडा का मतलब होता है थिक स्ट्रिंग और एटा का मतलब होता है टू हैव, मतलब होना। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर थिक स्ट्रिंग देखी जाती है और ये थिक स्ट्रिंग क्या है, ये थिक स्ट्रिंग है नोटो कोड। तो ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इनमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है विच इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नोटो कॉर्ड। और जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी के अंदर अपने पूरे लाइफ स्पैन के किसी भी स्टेज में, किसी न किसी स्टेज में उनमें ये नोटो कोड देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं इन ऑल कोऑर्डिनेट्स द नोटो कोड is present at any stage of its life cycle। अपने लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन, अपने पूरे लाइफ साइकिल नहीं, स्पैन लिख देंगे वो ज्यादा सही रहेगा। तो अपने लाइफ स्पैन में इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इनके अंदर किसी ना किसी स्टेज में ये नोटोकोड जरूर देखा जाता है। और अगर हम टोटल एनिमल्स की बात करें, टोटल जितने एनिमल्स हैं पूरे एनिमल किंगडम के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा जो एनिमल हैं 90 से 95% वो होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं इन एनिमल किंगडम अबाउट 90 to 95% of total animals are non-coordinates। टोटल एनिमल्स के 90 से 95% नॉन कोऑर्डिनेट हैं। नॉन कोऑर्डिनेट जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ओरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक। और इन एनिमल किंगडम अबाउट 3 to 5% of total animals are coordinates। और कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 से 5% है। अब ये 3 से 5% कोऑर्डिनेट्स में भी जो सबसे ज्यादा हैं
वो कौन है? सबसे ज्यादा हैं आपके, अगर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम ये बोल देते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स फिस्किस आर मैक्सिमम and mammalias are minimum of total chordates animal। कॉर्डेट्स के जो टोटल एनिमल हैं उसमें सबसे ज्यादा पिस्किस होती हैं, पिस्किस में आपकी फिशेस आती हैं, और सबसे कम होते हैं मैमल्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ जनरल बातें समझ ली कॉर्डेट के बारे में। अब हम कॉर्डेट में कुछ और फीचर्स को देखते हैं, तो इसको रब करते हैं, इसे आप नोट करिए, और फिर हम कॉर्डेट्स के कुछ और फीचर्स की तरफ चलते हैं। एक बार सेकंड पॉइंट बोलो। सेकंड वाला पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हाँ ये कह रहा है कि इन ऑल कोऑर्डिनेट्स, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो उनके लाइफ स्पैन के किसी न किसी स्टेज में देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कब दिखता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखता है, जब वो एम्ब्रियो फॉर्म में है। और जब वो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो नोटोकॉर्ड किसी और स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है। और जबकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ कॉर्डेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उसमें उसी फॉर्म के अंदर रहता है, वो किसी और स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बदलता। ये कहता है सेकंड। ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड होता जरूर है इनके अंदर। क्लियर है? आ गया समझ में बेटा? यस सर। ओके, इसको रब कर देते हैं अब, और हम कुछ और फीचर्स देखते हैं कोऑर्डिनेटा के। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसका समझ लिया, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा में सबसे पहला जो फीचर है, जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है, वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये जो कोऑर्डिनेटा हैं उनमें नोटोकॉर्ड देखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ कोऑर्डिनेट्स का, ये जनरल बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा सभी के लिए। ठीक है, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये तो बॉडी वॉल हो गई। बॉडी वॉल के बाद इसमें एक इस तरीके से ये सिंगल है और होलो स्ट्रक्चर देखा जाएगा, और इसके नीचे, इसके ठीक नीचे एक रहेगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। और जो इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं नर्व कोड। ये नर्व कोड क्या है? यही तो सीएनएस है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके नीचे ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल लेके जाएगी, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन होगा। इस फेरिंग्स में इस तरीके से ये देखे जाते हैं, जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं
गिल्स स्लिट या फिर गिल्स क्लैफ्ट फेरिंग्स में देखे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है फेरिंग्स। क्योंकि ये फेरिंग्स में है इसलिए इनका एक नाम और है, इनको बोलते हैं फेरिंजियल गिल्स क्लैफ्ट। ठीक है। और जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है इसका, ये कहलाता है पोस्ट एनल पार्ट। पोस्ट एनल पार्ट जहां पर टेल देखी जाती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ। अब हम एक एक करके ना यही सारे पार्ट हमें देखने हैं, ये चारों पार्ट ही हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जैसे हम नोटोकोड की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, तो नोटोकोड की अगर हम बात करेंगे तो नोटोकोड क्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोटोकोड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड लाइक structure which is present at embryonic stage। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सभी में देखा जाता है, सभी कोऑर्डिनेट में देखा जाएगा। और इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन बिलो द नर्व कोड। नर्व कोड के तो नीचे है। एंड जस्ट अबव द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये नर्व कोड है, नर्व कोड के नीचे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। और ये कहाँ होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर है ये? इट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइट। ये डोर्सल साइट में देखा जाता है। ठीक है, डोर्सल साइट में देखा जाएगा। डोर्सल मतलब जहां पर आपकी बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम है, डोर्सल साइट में रहेगा। और कहां से कहां रहता है? जो वर्टिबल कॉलम होती है ना हमारे अंदर, वो इसी से बनती है, नोटोकॉर्ड से। तो ये डोर्सल साइड में होता है। और कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? डोर्सल साइड में रहेगा। एंड एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड। ठीक है, मतलब यहां से शुरू होगा एंटीरियर एंड से, ये हो गया एंटीरियर एंड। और ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, POSTERIOR। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक ये एक्सटेंड करता है। कितनी बातें क्लियर हो गई? अब देखो कॉर्डेट में, कॉर्डेटा के अंदर ही जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स के अंदर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ये नोटोकॉर्ड है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो रहता है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो ये किसी और स्ट्रक्चर के अंदर रिप्लेस नहीं होता, उसमें कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। तो हम यह लिख सकते हैं इन प्रोटोकॉर्डेट्स notochord is present at embryonic stage and do not replace by other structure। ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर रिप्लेस नहीं होता। जबकि जो कुछ एनिमल इसमें ऐसे होते हैं कॉर्डेट के अंदर जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड है, लेकिन अडल्ट स्टेज में आने पर वो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या उससे रिप्लेस हो जाता है।
तो इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रा। तो इन वर्टिब्रा notochord is present at embryonic stage and at adult stage it is replaced by vertebral column या इसी को बोलते हैं बैकबोन। ये बैकबोन के अंदर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम सब किस में आएंगे? वर्टिब्रा में आएंगे। मैमल्स हो गए आपके, इसके अलावा एव्स हो गए, इसके अलावा आपके एम्फीबिया हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, ये सब के सब किस में आते हैं? ये सब के सब वर्टिब्रा के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम देखा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई हमको। तो हमने इसका पहला फीचर क्लियर कर लिया और वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब हम दूसरे फीचर की तरफ चलेंगे जो कि है प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड। सेकंड हम नर्व कोड के बारे में बात करेंगे। तो ये आपने डायग्राम बना लिया, आपने ये पॉइंट भी लिख लिए होंगे। अब इनको रब कर देते हैं और फिर हम आगे समझते हैं। अब देखिए आगे अब हम बात करते हैं। ये तो हमने अभी समझ लिया नोटोकोड के बारे में, और नोटोकोड के बाद अब हम समझेंगे नर्व कोड के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लें इसमें नोटोकोड के अंदर ही, कि नोटोकोड किस जर्म लेयर से डेवलप होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए नोटोकोड। लिखिए आप सभी लोग, नोटोकोड इज डेवलप्ड फ्रॉम mesoderm। नोटोकोड इज डेवलप्ड फ्रॉम mesoderm। भाई फर्टिलाइजेशन का आपको पता है, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो जायगोट बनेगा, फिर जायगोट में डिवीजन होगा, डिवीजन से जर्म लेयर बनेगी और उन जर्म लेयर से सारे ऑर्गन बनेंगे। तो इसमें जो मेसोडर्म बनती है, उस मेसोडर्म से क्या बनता है? मेसोडर्म से ही हमारा जो नोटोकोड है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने समझ लिया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। तो अगला जो हमारे पास आता है, सेकंड फीचर जो है इसके अंदर, वो है प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड। नर्व कोड जो है ना, ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका, और ये कहाँ देखा जाता है? ये आपका बॉडी वॉल के नीचे और नोटोकोड के ऊपर पाया जाता है। तो हम इसमें यही लिख देते हैं, इट इज लोकेटेड बिलो द बॉडी वॉल एंड above the नोटोकोड। बॉडी वॉल के नीचे और नोटोकोड के ऊपर ये नर्व कोड देखा जाता है। नर्व कोड जो होता है ना, इनके अंदर कोडेट्स के अंदर जो नर्व कोड है वो सिंगल होता है और होलो होता है और डोर्सल साइड में देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन कोडेट्स द नर्व कोड इज होलो। अंदर से खाली है, होलो है, सिंगल है एंड डोर्सली लोकेटेड, मतलब डोर्सल साइड में है। और ये किससे डेवलप होता है नर्व कोड? तो ये एक्टोडर्म से ड्राइव होता है। तो इट इज derived from
एक्टोडर्म। ठीक है, तो दूसरा हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया और वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड। अब नर्व कोड के बाद जो थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर आता है इसमें, वो हम समझ लेते हैं। और थर्ड वन है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट या गिल्स क्लैफ्ट। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स स्लिट या फिर क्लैफ्ट। और ये कहाँ देखे जाते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के सरफेस पर देखे जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो फंक्शन लिख लेते हैं पहले इनका। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। ये ना रेस्पिरेशन का काम करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हम ये बात समझ सकते हैं कि जो ये फेरेंजियल गिल्स क्लैफ्ट हैं, तो जितने भी हमारे पिस्किस हैं, पिस्किस का मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे, उनके अंदर जो ये फेरेंजियल गिल्स क्लैफ्ट हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन aquatic animals the gills cleft presents throughout their life। तो ये जो गिल्स क्लैफ्ट है ना, एक्वेटिक एनिमल में तो थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे, जबकि जो टेरेस्टेरियल होते हैं, जो जमीन पे चलने वाले एनिमल होते हैं, तो इन टेरेस्टेरियल एनिमल दी गिल्स क्लैफ्ट क्या हो जाते हैं? एब्सेंस एट अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज में इनमें ये एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन लिख लो इसके नीचे ही। बिकॉज, कंटिन्यू करिए पॉइंट को आप लोग। बिकॉज एट अडल्ट स्टेज these animal because at adult stage these animal can respire by these animals can respire by lungs। क्योंकि फिर ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। इसलिए टेरेस्टेरियल में एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो ये रहेंगे फेरेंजियल गिल्स क्लैफ्ट, लेकिन अडल्ट स्टेज आने पर ये जैसे जैसे बड़े होंगे ये खत्म हो जाएंगे। तो अडल्ट स्टेज में इनके अंदर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें फिर लंग्स इनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, बर्थ के बाद खत्म हो जाते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। अगर हम ह्यूमन को देखेंगे तो बर्थ के बाद उसके अंदर क्या होता है, जो ये गिल्स क्लैफ्ट हैं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर लंग्स बन चुके होते हैं। और जब बच्चे का बर्थ होता है तो वो रोता है। और क्यों उसका रोना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब वो मदर से बाहर आता है, मदर के बॉम्ब से बाहर आता है, तो वो अपने लंग्स को एक्सपेंड करता है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। और लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए उसका रोना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, और वो चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर वो है कि भाई जितने भी हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके अंदर जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है पोस्ट एनल पार्ट। तो पोस्ट एनल पार्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग। फोर्थ वन आता है पोस्ट एनल पार्ट। तो इसमें क्या होता है, इन chordates tail is present
एट पोस्ट एनल पार्ट। पोस्ट एनल का मतलब है एनस के बाद वाले पार्ट पे इसमें टेल देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, बट इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर जो टेल है मे बी रिड्यूस, वो बहुत छोटी हो सकती है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है, और एब्सेंट, कुछ में ये एब्सेंट भी होती है। जैसे हमारे अंदर टेल नहीं है, एब्सेंट है, तो रिड्यूस भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टीज, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी वो समझ ली, और यही हमने यहाँ पर डायग्राम में भी ड्रॉ किया था, और वो चारों पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस समझेंगे, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है। अब हम जरा डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग नॉन कोऑर्डिनेट्स। देखिए डिफरेंस समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, इनमें नोटोकॉर्ड देखा जाता है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर देखोगे तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर नर्व कोड इज डॉर्सल, डॉर्सल साइड पे है, होलो है, एंड होलो है, सॉलिड है, एंड सिंगल है। जबकि अगर नॉन कोडेड की बात करेंगे तो इनमें जो नर्व कोड है, नर्व कोड, अच्छा ये सॉलिड नहीं रहेगा ना, होलो हो गया ना, ये सॉलिड नहीं, होलो होता है। अगर जो इनकी बात करेंगे तो इसमें कैसा होता है, ये इसमें ये वेंट्रल होता है, वेंट्रल होता है, इनके अंदर सॉलिड होता है और डबल होता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस अगर देखें तो वो है फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट का। तो इनमें क्या होता है, फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं इनमें, और इनमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट देखेंगे तो हम इनका हार्ट देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट का हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, हार्ट इज इन वेंट्रल साइड, और इनमें जो हार्ट है वो कहाँ होता है, हार्ट इज इन डॉर्सल साइड, इनमें हार्ट डॉर्सल साइड पे देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पोस्ट एनल पार्ट की बात करें तो इनमें जो टेल है वो पोस्ट एनल पार्ट पे देखी जाती है। तो हम लिख सकते हैं टेल इज इन पोस्ट एनल पार्ट, जबकि इनमें जो टेल है, टेल इज इन प्री एनल पार्ट, इनमें टेल प्री एनल पार्ट में देखी जाती है। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको याद करिएगा डिफरेंस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ये डिफरेंस ये सीधे पूछ सकता है आपसे एकेडमिक सेशन में, और कॉम्पिटिटिव में तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप याद कर रखिएगा अच्छे से। हाँ जी हर्षित बोलिए। सर प्री एनल पार्ट का होता है, प्री एनल पार्ट का मतलब होता है एनएस से पीछे वाला पोर्शन। ठीक है सर, प्री एनएस और से जो पहले होता है। हाँ, प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा वो प्री, जो बाद में आएगा वो पोस्ट। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। तो आज हमने कोऑर्डिनेट शुरू करा, कोऑर्डिनेट के कुछ फीचर्स पढ़े, और कोऑर्डिनेट में हमने डिफरेंस देख लिया कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को,
और उसकी फिर अलग अलग क्लासेस को हमको पढ़ना होगा। तो लास्ट हमारा यही फाइलम है कोऑर्डिनेट्स। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, इनके अंदर सीलोम देखा जाता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं। तो ये फीचर्स के साथ आप फैमिलियर हैं, तो आई होप आप लोग एक लाइन में ये सारे फीचर्स ही लिख देंगे कि बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।